अच्छा, हमारी डिस्कशन खत्म हो गई थी वेन्स के ऊपर। वेन्स के हवाले से यहाँ पर इन्होंने ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो जो है, सिस्टोलिक प्रेशर वगैरह वो बताया हुआ है। और उसके बाद ये है कि ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो जाता है, वो बताया हुआ है। सिस्टेमिक सर्किट वो उसके बाद ठीक है जी। इज द रिजल्ट डिक्लाइन ऑफ ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोइंग ब्लड एंड द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। आर्टरीज और आर्टेरियोल्स में जैसे जैसे डिवाइड होता है ब्लड प्रेशर चेंज होता जाता है। ये सारी बातें मैं आपको अलोंग द वे टॉपिक बता चुका हूँ। ठीक है, टॉपिक्स में अब ये जो आप लोगों के सामने ये एक टेबल बना हुआ है, ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है। बहुत ही शॉर्टली आपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना हुआ अगर तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है लिम्फ फॉर्मेशन। वही जो मैं आप लोगों को पहले कई टॉपिक्स में बता चुका हूं कि लिम्फ कैसे बनता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे बनता है, ईसीएफ कैसे बनता है, वो सारी बातें वो हम पहले कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको वो बताया जा रहा है। चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। देखिए, ये जो अब हम आ रहे हैं, दीज आर नोन एज डिसऑर्डर्स ऑफ जो हमारी कैपिलरीज हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इसमें डिसऑर्डर्स में हमारा ज्यादातर जो काम है वो व्हाइट बोर्ड शीट पे उस तरह से नहीं होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा हम उसको देखते रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जो आप लोगों के सामने सबसे ऊपर मेंशन है, सबसे नॉर्मल प्रॉब्लम, और ये इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं है। हाइपरटेंशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी डिजीज नहीं है। इसका सम टाइम हो जाना अच्छा होता है, लेकिन सम टाइम मतलब इसका हो जाना तब जरूर अच्छा है जब आपका जो ब्लड है उसमें वाटर ज्यादा हुआ है, सोडियम ज्यादा हुए हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। तो तब उस सूरत में ये हाइपरटेंशन जो है वो एक अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि किडनी डिटेक्ट कर लेती है। किडनी किडनी डिटेक्ट करती है कि जी वाटर ज्यादा हो गया और जो है वो सोडियम ज्यादा हो गया, लिहाजा अब जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतने ही अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन होगी और उतना ही एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम बाहर जाएगा। कोई डाउट नहीं है कि हाइपरटेंशन एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इट्स नीड अगर होता है तो वो एक अच्छी चीज है। बट वही बात है कि जिस तरह ब्लड में शुगर होना एक अच्छी बात है, ठीक है, ब्रेन को अगर शुगर नहीं मिलती तो प्रॉब्लम है, तो ब्लड में शुगर होना बहुत अच्छी बात है अनटिल एंड अनलेस आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए कि जहां पे आपको डायबिटिक पेशेंट जो है वो शुमार होना शुरू हो जाए आप। अब ये हाइपरटेंशन जो है, इसमें हाइपर ऑब्वियसली किसको रेफर कर रहा है, हायर को रेफर कर रहा है। और ये जो टेंशन है ये असल में वो प्रेशर है जो ब्लड अंदर से एक्सर्ट करता है ऑन द ब्लड वेसल। ठीक है, टेंशन टेंशन असल में क्या चीज होती है, टेंशन को आप उर्दू में कहते हैं तनाव, क्योंकि ब्लड वेसल हमारी एक तन जाती हैं जब उसके उसके अंदर से ब्लड ब्लड गुजरता है। तो जितना ज्यादा उनके अंदर तनाव आएगा, जितना ज्यादा जो है वो प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा टेंशन आएगी। तो इस वजह से हम इसको जो है वो हाइपर टेंशन कहते हैं। और ये टेंशन हर वक्त की हाइपर टेंशन है। ये आप यूं कह लीजिए कि एबनॉर्मली जो है वो आपका दो चीजें एबनॉर्मल हो रही हैं। एक हो रही है फ्रीक्वेंसी, यानी आपको हाइपरटेंशन हो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ दिन में बिला वजह एकदम बैठे बैठे, ठीक है। और दूसरा आपको हाइपरटेंशन हो एबनॉर्मल रेट पर, ठीक है, बहुत हाई रेट चला जाए। जैसे खेलने के टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, आपका खौफ के टाइम पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, कोई भी ऐसी न्यूज सुनी है उस टाइम पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। लेकिन नॉर्मल रेट और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हो जाए तो उस सूरत में फिर जो है वो इसको हाइपरटेंशन की डिजीज का नाम देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले ब्लड वेसल की लाइनिंग डैमेज होती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जोर से हार्ट बीट करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड होगा उतना ही ज्यादा जोर से, खास तौर पे एओर्टा पे और हार्ट के करीब तरीन आर्टरीज पे, क्योंकि आपको पता है कि कैपिलरीज में जाके तो ब्लड प्रेशर लो हो ही जाना है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। लेकिन जब एक दफा हार्ट से ब्लड निकलता है तो वो नॉर्मल से ज्यादा जोर से जाकर टकराता है वॉल्व के ऊपर, और जब वो इतनी ज्यादा जोर से टकराता है जाकर तो फिर इसकी वजह से जो वॉल्व की
जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, वो काफी ज्यादा जो है वो डैमेज होती है। तो एक तो हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, दूसरा मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट को भी पुश मिलता है अंदर से ना, कंटिन्यूस स्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन देम। स्ट्रेन का क्या मतलब है कि जब ब्लड आएगा, ब्लड आकर अंदर आएगा, अब जब वेन से ब्लड आएगा तो भी उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वो पीछे से ही ज्यादा आ रहा है प्रेशर, ठीक है। वेन से, वेना केवा से ब्लड एंटर हुआ हार्ट में, अब वो एक दफा हार्ट को बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो दबाव में लेकर आएगा। तो ये जो चीज है मुस्तकिल ये होना, ये हार्ट के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। हार्ट के मसल्स भी वीक हो सकते हैं और उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है, इवन जो है वो हार्ट अटैक की उसका नतीजा जो है वो निकल सकता है। ऐसा भी हो जाता है कि ब्लड हार्ट में या लंग्स में रह जाए, ज्यादा प्रेशर की वजह से हार्ट या लंग्स में जो है वो रह जाए, और ऐसी सूरत में हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसको कहते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर है कि बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर नहीं आ रहा, बल्कि हार्ट पंप करता है तो थोड़ा सा प्रेशर अंदर रह जाता है, थोड़ा सा ब्लड अंदर रह जाता है, बाकी ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो है वो वजह हो सकती है, ये प्रॉब्लम काफी खौफनाक होती है, ठीक है। इसके बाद आइए, नेक्स्ट है थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन तो हमने कुछ ना कुछ पढ़ लिया, थ्रोम्बस क्या है? थ्रोम्बस है क्लॉट बन जाना, आपके ब्लड में किसी भी वजह से क्लॉट बन जाना। अब वो कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह ब्लड का थिक होना हो सकता है। अगर ब्लड थिक हो जाता है तो क्लॉटिंग हो जाती है, और थिकनेस जो है वो ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने की वजह से होती है या सिगरेट पीने की वजह से थिकनेस आमतौर पर हो जाती है। तो थ्रोम्बस बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ये जो क्लॉट्स हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये कैपिलरीज को सामने आकर उनको ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है कि किसी वेसल को ब्लॉक कर दें, दूसरा क्या नतीजा हो सकता है, इट मे बी डिसलॉज्ड एंड कैरी टू सम अदर लोकेशन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अगर तो वो अपनी जगह पर, जैसे अगर कैंसर अपनी जगह पर हो तो आप उसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। अगर कैंसर अपनी जगह से हिल जाए, अगर वो जो कैंसर है अपनी जगह से मूव कर जाए, या सेल टिश्यू से बाहर निकल के दूसरे ऑर्गन को डैमेज करें, तो उसको आप कहते हैं मेटास्टेटिक कैंसर, ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर उसको आप कहना शुरू कर देते हैं। तो यही सिचुएशन होती है कि अगर तो क्लॉट बने और वो अपनी जगह से वहां से नहीं हिला, तो उसको आप कहते हैं थ्रोम्बस। और अगर वो क्लॉट अपनी जगह से हिल गया है तो उसको आप एम्बोलस कहते हैं, ठीक है। एक डिजीज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं, वो तकरीबन इसी का नतीजा होती है। ये डिजीज काफी आम हो चुकी है अपना, उसको आप कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। या शायद ये डिजीज आम नहीं हुई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। शायद पहले भी इसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो होते थे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एक तो ये होता है कि आपकी जो लोअर लेग होती है ना, लोअर लेग कंटेन्स क्लॉट्स, लोअर लेग में क्लॉट्स बनना बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं। एक तो ये होता है कि जो लोअर लेग होती है उसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सम टाइम दोज क्लॉट्स, यानी जो दो थ्रोम्बस बने थे, थ्रोम्बस बिकम्स एम्बोलस। जो थ्रोम्बस हैं वो एम्बोलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वहां से डिसलॉज होकर मूव कर जाते हैं, और फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्बोलस अपनी जगह से हिलता है और हिपैटिक पोर्टल वेन में चला जाता है, इसका नतीजा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नीचे का ब्लड होगा वो ऊपर जा ही नहीं सकेगा। जो आपके बॉडी के निचले हिस्से में आ रहा होगा, हिस्से से आ रहा होगा, वो हिपैटिक पोर्टल वेन में अगर जाकर क्लॉट हो जाता है तो नीचे वाला ब्लड ऊपर नहीं आ सकेगा, और वो ब्लड जो है उसकी कंप्लीट अमाउंट नहीं पहुंचेगी हार्ट तक। और ऐसी सूरत में अगर वो क्लॉट हार्ट में आ जाता है तो चलो हार्ट से भी शायद निकल जाए, लेकिन उसके बाद अगर वो कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है तो वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, या किसी भी आर्टरी को वो ब्लॉक कर सकता है। तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है ये ज्यादातर किस वजह से होती है, ये फैटी फूड खाने की वजह से हो सकती है, और दूसरा ये जो आपका लॉकडाउन लाइफस्टाइल है, यानी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल के जिसमें जो है वो आप बिल्कुल भी जो है वो सुबह उठते हैं और उसके बाद सुबह उठते ही बेड में कंबल अभी ऊपर है और पबजी शुरू हो गई। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है इसको सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। तो ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबा अरसा ये हो जाता है, तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। थ्रोम्बो एम्बोलस,
पहले थ्रोम्बस बनता है फिर एम्बोलस बनता है, तो इसकी वजह से बहुत सी डेथ होती है। ये देखिए, अब ये एक जो है वो ब्लड वेसल है, ये तीन जो है आपको यहां से नजर आ रही। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड जो है वो यहां से आ रहा था इस तरफ, ऐसे कर लें, ठीक है, या इधर से इधर आ रहा था, या ब्लड यहां से आ रहा था और उसने यहां जाना था और यहां जाना था। अब मसला ये है कि अगर ये क्लॉट दरमियान में आ जाता है तो किसी भी तरफ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ना तो ब्लड यहां से आके इस तरफ जा सकता है, ना ब्लड इधर से आके इस तरफ जा सकता है, और ना ही ब्लड यहां से आगे जा सकता है। किसी भी डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो नहीं जा सकती। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये इधर ही रह जाएगा, ये ब्लड जो है यहाँ से ब्लॉकेज आ जाएगी इस जगह से, और यहाँ का ब्लड इधर ही रह जाएगा, और हो सकता है कि वो क्लॉट कर जाए, पीछे जो रुका हुआ ब्लड है इवन वो भी क्लॉट कर जाए। ये जो एरिया है, ये इस एरिया में असल में क्लॉटिंग हुई हुई है, ये एरिया। तो पीछे का ब्लड पीछे क्लॉट हो रहा है, आगे ब्लड फ्लो करता रहे, उससे कोई गर्ज नहीं है, वो क्लॉट हुए जा रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से एक और मसला भी होता है, और वो क्या है देखिएगा, वो ये होता है कि ये आपका जो है वो एक वेन है। बेटा ये वेन वेन के मसाइल हैं, ठीक है, ये वेन है, और इस वेन में जो है वो स्पेशल किस्म के वॉल्व होते हैं। वो वॉल्व कैसे होते हैं ये देखिएगा, ये और ये ऐसे, ठीक है। अब जब यहां से जो ब्लड है वो मूव करता हुआ आ रहा होता है, तो होना ये चाहिए कि ये वॉल्व ओपन हो, और ये वॉल्व ओपन होके जो ब्लड है वो इसमें से क्रॉस करके आगे चला जाए, और उसके बाद ये वॉल्व वापस क्या हो जाए, शट हो जाए, ठीक है। ये पहले नंबर पे होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए। लेकिन इन केस अगर कुछ रेड ब्लड सेल इधर जमा हो जाते हैं आपके कम मूव करने की वजह से, हम मूव नहीं कर रहे, हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, यहां जमा हो जाते हैं, तो इधर भी क्लॉट बन जाते हैं, और ये क्लॉट भी डिसलॉज होकर एम्बोलस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ले जी, थ्रोम्बस किस वजह से बनते हैं? अगर आप जो है वो कोई ऐसी दवाई वगैरह खा लें जो कि ब्लड को थिक कर दे, इरिटेशन या इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो जाए जब आप इन एक्टिविटी पीरियड में हो, ठीक है, और न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फिसीमा, ये तीनों चीजें। असल में ब्लड थिक होता है किसकी वजह से? सुनिएगा, अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड थिक हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो ये इन्फ्लेमेशन है, एक न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और एम्फिसीमा, इसकी वजह से ये हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो खासा डेंजरस हो सकता है ब्लड का क्लॉट हो जाना। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगली डिजीज है, वेरी डेंजरस। मैंने भी आपको दो डिजीज पीछे हमने छोड़ी हुई हैं, वो भी पढ़नी है हमने अभी। हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। इन्फाक्शन तो होता है इनएबिलिटी या एबनॉर्मेलिटी। मायो मीन्स मसल, कार्डिया मीन हार्ट, हार्ट के मसल का प्रॉब्लम है, हार्ट के मसल की डिस्टर्बेंस है, जिसको आप मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो हार्ट के सेल्स का वीक होना है वो होता है, मतलब आपका जो मायोकार्डियल, असल में आपका हार्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह के मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। मायो ये मसल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जो हार्ट के कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होते हैं ना, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स वो वीक हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स वीक होते हैं तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि हार्ट को जो स्ट्रेंथ चाहिए बीट होने के लिए, वो स्ट्रेंथ उसको कंप्लीट नहीं मिल रही। आप यूं कह लीजिए कि एक दफा हार्ट जो है वो बीट हुआ और वापस ना आ सका, ऐसे भी बहुत केस होते हैं, ठीक है। जोर से बीट हुआ, बहुत जोर से हार्ट जो है वो बीट होता है, लेकिन उसका जो रिटर्न होता है वो नहीं हो सकता, वो भी हार्ट अटैक है, ठीक है। अब रिलैक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, वो भी हार्ट अटैक है, वो भी मायोकार्डियल इंफाक्शन है। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स की है, कि हार्ट जो है वो बीट नहीं कर सक रहा। अब ये किस वजह से होता है? ये डिफरेंट वजह से होता है। नंबर वन, लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, और लो न्यूट्रिएंट से मुराद जो है वो लो एनर्जी भी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन, मुस्तकिल हाइपरटेंशन की वजह से भी ऐसे होता है। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आते हैं जब हार्ट के मसल को बहुत जोर से बीट करना पड़ता है, वो कब आते हैं? वो डायबिटीज में आते हैं, कि डायबिटीज जो है वो बहुत ज्यादा वो शुगर हुई हुई है, ठीक है। ऐसा जो है वो कोलेस्ट्रोलीमिया में भी होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जो है
वो ज्यादा हो जाता है, किसमें, ब्लड में और वेसल्स में ज्यादा हो जाता है। और एक आखिरी और बहुत बड़ी रीजन, जो सबसे बड़ी रीजन होती है जिसकी वजह से बाईपास भी होता है, उसको आप कहते हैं ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको याद होगा बताया था, हार्ट के ऊपर की आर्टरी जो खुद हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, वो वाले मसल्स, वो जो कि हार्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या कम से कम वो मसल जिन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, जिन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, ब्लड अंदर ही अंदर से होके बाहर जा रहा है, उन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो उन तक ब्लड पहुंचाने के लिए कोरोनरी आर्टरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, देन इट वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस। तो वो कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें अगर कोई थ्रोम्बस, इवन ऐसा कि किसी वजह से, ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से, किसी भी वजह से कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस भी बन जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है, क्योंकि हार्ट के मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट के मसल जब वीक होते हैं क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जो हार्ट का प्रॉब्लम आपके सामने नजर आ रहा है, ये वही चीज है जिसको आप एंजाइना भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस, और इसको आप हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का नाम भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी वजूहात लिखी हुई हैं, ये देखिए कि क्या हो सकता है। अवॉइड टू मच फैटी फूड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय रेगुलर वॉक, डू नॉट स्मोक, स्मोक की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, इससे ये प्रॉब्लम आती है। एरिथमिया, एरिथमिया हो जाता है ना। आप देखें, फर्ज करें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी डिजीज है जिसमें वेंट्रिकल के मसल बकायदा टूटना शुरू हो जाते हैं। फिब्रिलेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जिसमें वेंट्रिकल के अंदर कुछ खास मसल होते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं हार्ट की बहुत जोर से बीट की वजह से, या हार्ट के वीक होने की वजह से। जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, वेंट्रिकल के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं कैपिलरी मसल। मैं आपको जो है बड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब इसमें जो है वो हार्ट रिदम प्रॉब्लम दैट अकर्स व्हेन द हार्ट बीट्स विद रैपिड इरेटिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दिस causes pumping chambers in your heart to quiver use instead of pumping blood। बिला वजह की पंपिंग, बिला वजह का प्रॉब्लम जो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये असल में नहीं, मैं वो गलत बता रहा था, ये असल में है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कि आपके हार्ट की रिदम जो है आपके हार्ट का, वो प्रॉब्लम करना शुरू होता है। और फिर जो है वो, अब जो आपका एसए नोड और एवी नोड है, उनके प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल क्विवर फास्ट एंड, पता नहीं क्या लिखा है लेकिन एरिदमिया हो रहा है इसमें ना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से खासे सीवियर इश्यूज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी जिन्होंने दिखाई हुई है वो ये वाली है, ठीक है। नीचे वाली ईसीजी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से नीचे वाली जो ईसीजी है वो खासी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आ जाते हैं ऐसे ऐसे केस में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आइए स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक है कि आपके ब्लड जो है वो आपके ब्रेन को जा रहा था, ठीक है, लेकिन ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया। अब याद रखिए कि whenever a tissue does not receive the blood, tissue does not receive the blood, it starts necrosis, उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसी सूरत में अगर ब्लड वहां नहीं पहुंच सका, ब्लड जो है वो उस जगह नहीं जा रहा, वहां से वेस्ट नहीं बाहर आ सक रही, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई है, और वहां पर जो है वो ऑक्सीजन नहीं रिसीव हुई, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो वहां का के सेल्स हैं वो ये सारा कुछ ना मिलने की वजह से सुइसाइड करना शुरू कर देंगे, जिसको आप नेक्रोसिस का फिनोमिना भी कहते हैं। अब नेक्रोसिस के फिनोमिना में, अब ये जो जितने भी ब्लड, जितना भी वहां के टिश्यू होगा वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, और इट कैन लीड टू पैरालिसिस। कितनी देर में स्टार्ट हो जाती है? ये वही बात है कि क्लॉट एक तो फौरन नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा 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 ब्लड आगे जाता रहता है, तो अब ये फौरन नहीं बनता, लेकिन जब ब्लड की कमी ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो कुछ हिस्सा शुरू होता है ये
नेक्रोसिस करना। लेकिन जब ब्लड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो ये थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाता है, ये ज्यादा देर नहीं लेता ये प्रोसेस। वजह क्या है? क्योंकि मुस्तकिल एक्टिविटी, खासतौर पे ब्रेन में मुस्तकिल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से अगर आपका ब्लड फ्लो आहिस्ता भी हुआ है तब भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर रुक गया है तो फिर ये थोड़ी ही देर में आपको वो हिस्सा जो है वो खासी ज्यादा पेन और नीला होना शुरू हो जाएगा, और वहां पर जो है वो सेल डेथ जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक, इसको आप कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक और हेमरेज दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं हेमरेज का भी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन स्ट्रोक ये है कि ब्लड पहुंच ही ना सका। हेमरेज क्या है कि वेसल के बर्स्ट होने से ब्लड बाहर निकला है, इसको हेमरेज कहते हैं। हेमरेज कहीं भी हो सकता है, आपको बहुत जोर से बॉल लगी, आपके हाथ पे नील पड़ गया, वो नील एक्चुअली हेमरेज है। ठीक है, उस जगह पे छोटा सा हेमरेज हो गया, वो बाद में बॉडी उसको खुद ही साफ सूफ करके क्लीन कर देती है, वो कोई मसला नहीं है। हेमरेज प्रॉब्लम कब करता है? जब ब्रेन में हो, क्योंकि न्यूरॉन में ब्लड जाना बहुत डेंजरस है। न्यूरॉन में ब्लड हरगिज नहीं जाता, कोई भी कैपिलरी डायरेक्ट न्यूरॉन को अप्रोच नहीं कर रही होती, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। और न्यूरॉन जो है अगर उसमें ब्लड चला जाता है तो आपको उस एरिया में पैरालिसिस हो सकता है। सो इस वजह से जो है फिर ये जो हेमरेज है वो ये है कि ब्लड पहुंच रहा था, किसी वजह से लीक आउट हो गया। स्ट्रोक क्या है? ब्लड जा ही नहीं रहा। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, when the wall of arteries become hard and lose its elasticity, high blood pressure would result in brain hemorrhage. ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ओवरवेट ना हो, स्मोक ना करें, एक्सरसाइज करें, अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन, ये सारा कुछ जो है इसमें इसकी वो है प्रिकॉशंस है। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स पीछे गुजरे हैं, वो हमने नहीं पढ़े थे, वो भी हम जरा नजर मार लेते हैं। एक होता है आर्टरीज के दोनों प्रॉब्लम है, एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वो चीज है कि जब फैट का या तो जो है वो हो जाए, कोई क्लॉट बन जाए आर्टरी में, या क्या हो कि फैट का एक मैस डिपॉजिट हो जाए जिसकी वजह से पॉरेज आ जाए। पॉरेज होता है रुकावट, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो पॉरेज है, और उसकी वजह से एथेरोमा इज डिपोजिशन ऑफ हार्ड येलो प्लैक ऑफ लिपॉइड मटेरियल इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये है, और उसकी वजह से जो है वो आहिस्ता 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 प्रॉब्लम जो है आने शुरू हो जाते हैं, और स्ट्रोक हो सकता है। तो दूसरी एक और कंडीशन है जिसको आप कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, ये देखिए, arterial change associated with advancing primarily thickening of middle layer of arteries and usually associated with some degree of atheroma। आर्टरीज का जो है वो किसी एज की वजह से आर्टरीज का कमजोर हो जाना, आर्टरीज का कमजोर हो जाना, और आर्टरीज का जो है वो सही तरीके से प्रेशर को बियर ना करना, इसको आप आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथरो में क्लॉट बनता है या फिर कम से कम लिपिड का प्लग बन जाता है, लेकिन आर्टेरियो में आर्टरी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, और जिसकी वजह से वहां पर जो है वो आर्टरी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, सो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेसल। जी क्लियर है वैसे? एनी प्रॉब्लम? क्लॉट भी हो सकता है, वो जो ब्लड क्लॉट बनता है वो भी हो सकता है। मतलब ये कि किसी वजह से